हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू बायोडा चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अबाउट टेस्टिस के अंदर क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी कोटिंग क्या होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम के बारे में। कल मैंने डायग्राम में आपको ये समझा तो दिया था कि डक्ट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डक्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका दो काम है। एक तो ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को बाहर तक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, और दूसरा फंक्शन क्या है, स्पर्म की स्टोरेज भी करते हैं अगर उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती। अब स्पर्म जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, तो वो टेस्टिकुलर लोब्यूल में ही नहीं रहते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, तो उनको बाहर स्टोर कर लिया जाता है। कहाँ पर? डक्ट सिस्टम में। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो स्पर्म है ये बन रहे हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पोस्टीरियर साइड में ये स्पर्म बाहर रिलीज होते हैं। कहाँ पे आए? डायग्राम याद रखोगे तो इजी होगा याद रखना। रेटेटेस्टे में, रेटेटेस्टे से कहाँ पहुंचे? वाजा एफरेंशिया में, वाजा एफरेंशिया से एपिडाइडिमस और उससे वास एफरेंस। ठीक है, तो यहां तक लिख लेते हैं। तो स्पर्म बने कहाँ सबसे पहले? फॉर्म्ड इन, कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो यहां पर लिख देती हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे स्पर्म बने। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर रिलीज होते हैं। कहाँ पे? रेटेटेस्टेज में। ठीक है, रेटेटेस्टेज से कहाँ जाते हैं वो? इतना हम पढ़ चुके हैं, वाजा एफरेंशिया में। वाजा एफरेंशिया की बात करें तो वो 10 to 20 होता है इन नंबर इन ह्यूमंस। वहीं पे 10 से 12 होती हैं इन फ्रॉग। अभी हम फ्रॉग पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। 10 to 20 किसमें? ह्यूमंस में। 10 to 12 इन फ्रॉग। ठीक है, इसके बाद वाजा एफरेंशिया से वो हाईली कोइल्ड एपिडिडाइमस में पहुंचते हैं। कैसी बताई मैंने? हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम एपिडिडाइमस की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एपिडिडाइमस के, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में। कैप्यूट एपिडिडाइमस, कॉर्पस एपिडिडाइमस एंड कोडा। इस तरह से समझते हैं इसको, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो कैप्यूट एपिडिडाइमस है वो इतना पार्ट है, ये वाला जो वाजा एफरेंशिया से स्पर्म ले रहा है वो कौन सा हुआ? कैप्यूट एपिडिडाइमस। जो बॉडी पार्ट है ये बॉडी पार्ट, बाकी का ये वाला पार्ट। मान लो इसको हेड, बॉडी और टेल में डिवाइड कर दिया तो हेड पार्ट क्या हुआ? कैप्यूट, यहाँ स्पर्म लिया इसने। बॉडी पार्ट क्या हुआ? कॉर्पस। और जो टेल पार्ट है ये वाला टेल पार्ट जो आगे वास डेफरेंस में कंटिन्यू करेगा वो क्या हुआ? कोडा। तो यही लिख रही हूँ इसको। 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला कैप्यूट, कैप्यूट जो होता है हेड पार्ट होता है, इसको हेड पार्ट भी बोला जाता है एपिडिडाइमस का। और ये स्पर्म को रिसीव करता है, किससे? फ्रॉम वासा एफरेंशिया। दूसरा कॉर्पस, ये बॉडी पार्ट होता है, बीच का मिडल पार्ट बॉडी पार्ट। यहाँ पर एक्चुअल मैच्योरेशन होती है स्पर्म की, यहाँ पर मैच्योरेशन होती है स्पर्म की। स्पर्म बन तो गए पर उसका फर्दर आगे उनका टेल की विप्लैश मूवमेंट ये सब जो होती है ये कॉर्पस पार्ट में जाके अच्छे से कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद कोडा पार्ट जो है टेल पार्ट बोलते हैं, सबसे पहले ये लिखें। और यहाँ पर स्टोरेज होती है, मैंने बोला था ना स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी करता है डक्ट सिस्टम। तो एपिडिडाइमस में स्टोरेज होती है, किस पार्ट में होती है? कोडा पार्ट में। मैच्योर किस पार्ट में होते हैं? कॉर्पस पार्ट में, बॉडी पार्ट में। ये क्या होती है? कंटिन्यू करती है टू वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये छोटा सा एपिडिडाइमस के बारे में था। अब एपिडिडाइमस के कोडा पार्ट से ये आगे कंटिन्यू करके कहाँ जाएगी? अभी बताया मैंने, वास डेफरेंस में। अगर हम वास डेफरेंस की बात करें तो वास डेफरेंस एंटर कर जाता है कहाँ पे? एब्डोमेन में। वास डेफरेंस एंटर कर जाता है एब्डोमेन में, यानी कि इसने स्क्रोटल सैक छोड़ दिया। तो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरह से वास डेफरेंस आगे जाके क्या बनाती है, तो मान लो ये स्क्रोटल सैक है। ठीक है, स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। ये मैं साइड व्यू बना रही हूँ इसलिए एक ही टेस्टी बना रही हूँ। टेस्टिस ओपन करता है यहाँ से रेटेटेस्टे से
वाज एफरेंशिया, फिर एपिडाइडिमस, ये एपिडाइडिमस बना दिया। एपिडाइडिमस जो है आगे जाके वाज डेफरेंस बना लेती है। ये वाज डेफरेंस स्पर्मेटिक कोट से बाहर निकलती है, एब्डोमेन में पहुंच जाती है। अब ये एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप फॉर्म करती है। किस तरह से, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो मान लो कि यूरिनरी ब्लैडर बनाया मैंने और यहाँ से यूरेथ्रा है ये। अब इसने क्या किया, वाज डेफरेंस जब बाहर निकली तो इसने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप फॉर्म किया, इस तरह से लूप फॉर्म किया, ठीक है। और लूप फॉर्म करने के बाद ये जैसे ही इसका एंड पार्ट आता है वो डायलेट कर जाता है, वो स्वोलन फूल जाता है और उस डायलेटेड पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला। याद रखना, हर एक स्वोलन या डायलेटेड पार्ट को, फूले हुए पार्ट को बोला जाता है एम्प्यूला, चाहे वो मेमरी ग्लैंड हो, चाहे फेलोपियन ट्यूब हो, चाहे वाज डेफरेंस हो, उसको एम्प्यूला बोला जाता है। अब अगर हम देखें तो बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम मेरे को अच्छे से बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में यहाँ दिखा देती हूँ। सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होता है पेयर्ड में। तो जैसे ही सेमिनल वेसिकल की ओपनिंग से वास डेफरेंस की ओपनिंग मिलती है तो अब उसको वास डेफरेंस ना बोल के उसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है। तो ये जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे बना रही हूँ इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलती है। जैसे ही सेमिनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशंस इस डक्ट के थ्रू इसमें रिलीज कर दी, ठीक है। अब जैसे वो यूरेथ्रा से मिलती है, ये मैंने यूरेथ्रा बना दी, तो इसको अब बोल देंगे, अब इसको बोल देते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी कि पीनस के थ्रू बाहर रिलीज कर देती है, चाहे वो यूरिन हो या चाहे वो स्पर्म हो, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से पीनस, तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, तो सब देखेंगे। तो मैं एक रफ स्ट्रक्चर बता रही थी कि वास डेफरेंस में होता क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एब्डोमेन में एंटर करती है। एब्डोमेन में एंटर करने के बाद इट फॉर्म्स लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। इसका जो एंड पार्ट होता है, एंड को टर्मिनल भी बोलते हैं, इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है गेट्स डायलेटेड टू फॉर्म एम्प्यूला। तो डायलेट होके एम्प्यूला बना देता है। तो ये कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। अब मैंने क्या बताया था इसके आगे कि जब वास डेफरेंस के पास ओपनिंग होती है सेमिनल वेसिकल की और उसके डक्ट की जब ओपनिंग होती है, सेमिनल वेसिकल की डक्ट की जब ओपनिंग होती है तब उसको अब क्या बोल देंगे, वास डेफरेंस ना बोल के उसको बोल देंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट बोल देंगे। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन होती है, यूरेथ्रा में। और ये दोनों मिलकर आगे जाके बाहर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस अगर आप समझो तो इसका मतलब होता है ये ओपनिंग, मियटस मतलब ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ये वहां पर रिलीज कर देंगे, चाहे स्पर्म हो चाहे यूरिन हो। क्या ये बात समझ आई? तो ये हमारा पूरा डक्ट सिस्टम था, ठीक है। स्पर्म बने सेमिनोफेरेस ट्यूब्यूल में, रेटिटेस्टे में आए, वाजा फ्रेंशिया एपिडाइडिमस में आए, 3 पार्ट होते हैं। कोडा एपिडाइडिमस से वाज डेफरेंस में गए, वाज डेफरेंस ने लूप बनाया यूरिनरी ब्लैडर से, वहां पे जो सेमिनल वेसिकल है यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड और उसके पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां से वो सिक्रीशंस ले सके, डक्ट ले सके और फिर इजैकुलेटरी डक्ट बनती है और ये बाहर यूरेथ्रा से मिलने के बाद बाहर ओपन हो जाते हैं। ये जो मैंने ब्लू से बनाया है इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है, पर कभी कभी इसको सिर्फ यूरेथ्रा भी बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्या हमें इतनी बात समझ आई? तो ये था हमारा डक्ट सिस्टम। अगर हम बात करें एसेसरी ग्लैंड की, मैंने अभी भी आपसे बात करी सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो 3 टाइप की एसेसरी ग्लैंड होती हैं। सबसे पहली होती है सेमिनल वेसिकल। सबसे फर्स्ट वन कौन सी है, सेमिनल वेसिकल। मैंने कैसी बनाई थी, पेयर्ड और कोइल्ड, कुछ इस तरह से बनाई थी ना। तो ये कैसी होती है, कोइल्ड टिब्यूल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। पेयर्ड यानी 2 होती हैं, कोइल्ड टिब्यूल होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड बिहाइंड ब्लैडर। डायग्राम के बेसिस पे मैंने इसको थोड़ा साइड में बना दिया था, पर वो ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें इसका काम क्या है, तो ये सिक्रीट करती है फ्लूइड जो कि स्पर्म को लुब्रिकेट करता है, और ये फ्लूइड जो होता है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है। तो इट सिक्रीट फ्लूइड दैट इज लुब्रिकेटिंग, ट्रांसपेरेंट
जेली लाइक, और ये 60 से 70% सेमेन का बनाती है। सेमेन क्या होता है? सेमेन स्पर्म और एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को मिलाकर बोलते हैं। तो सेमेन का 60 to 70% कौन बनाता है? सेमिनल वेसिकल। एक और चीज देखें तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होती है, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा इसका अल्कलाइन नेचर होता है। एल्कलाइन ये इसलिए होती है क्योंकि बोथ यूरेथ्रा एंड वेजाइना ये थोड़े एसिडिक होते हैं नेचर में, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए एल्कलाइन होती है। और इसमें फ्रक्टोज भी होता है। सेमिनल वेसिकल रिलीज करती है जो जेली लाइक सब्सटेंस, उसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज का काम क्या होता है? फ्रक्टोज हमें पता है कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर स्पर्म। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। स्पर्म को मूवमेंट करनी है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ से आ रहा है? सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ पर साथ में ये कुछ ऐसे भी सब्सटेंस रिलीज करता है दैट टेम्परेरीली क्लोट कर देते हैं सेमेन को। सेमेन को टेम्परेरीली क्लोट कर देते हैं। क्लोट का मतलब क्या? जमा देते हैं। रीजन क्या है? ताकि जमकर जो इसके सेमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है वो ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। अगर वो उधर ही अगर वो क्लोट ना करता तो मान लो कि ये सब कहाँ पर हो रहा है? अभी तो ये बाहर भी रिलीज नहीं हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी रिलीज नहीं हुआ है, तो पहले ही सारी एनर्जी फ्रक्टोज वगैरह यूज कर लेते हैं स्पर्म, ठीक है, मूवमेंट कर करके। तो इसीलिए ताकि वो एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहे और सारे फ्रक्टोज जो भी एनर्जी है जो भी सब है उसको यूज ना करें, इसीलिए उसको क्लोट की फॉर्म में उसको मतलब जमा देता है। और दूसरा इसका कारण ये भी होता है कि जब ये जमा देता है उनको तो इजीली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो स्टिक कर जाते हैं। लीकेज से बचाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, स्टिक कर जाते हैं, तो ये चीज है। अब इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड एसेसरी ग्लैंड जो है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये पेयर्ड नहीं होती, कैसी होती है? अनपेयर्ड होती है। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें तो क्या सिक्रीट करती है ये? तो ये सिक्रीट करती है प्रोस्टैटिक फ्लूइड, जो कि मिल्की सा होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसका थोड़ा मिल्की वाइटिश कलर होता है, थिक होता है और स्टिकी होता है। अगर हम देखें तो सेमेन का 25% प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन बनाती है। 60 to 70% कौन बना रहा था? सेमिनल वेसिकल। और 25% कौन बना रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या ये बात समझ आई? इसका क्या काम होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं फिब्रिनोलाइसिन। इसकी सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट होता है? फिब्रिनोलाइसिन। नाम से पता चल रहा है, लाइसिन मतलब कुछ तोड़ने वाला। ये एक्चुअल में वो जो टेम्पररी क्लोट बना था ना, जो यहाँ पर टेम्पररी क्लोट बनाया गया था ये वाला, ठीक है, उसको जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सब्सटेंसेस की वजह से ये डिसोल्व कर लेता है सेमेन के क्लोट को। इट डिसोल्व सेमेन क्लोट। क्या ये बात समझ आई? कहाँ पर? 15 से 30 मिनट इन फीमेल ट्रैक्ट। अब समझो एक बार दोबारा से। हमने ये बोला कि जो सेमिनल वेसिकल है उसने एक सब्सटेंस रिलीज किया जो कि टेम्परेरीली क्लोट कर देता है पूरे सेमेन को, इकट्ठा जोड़ देता है, जमा देता है, ताकि जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज हो तो वो उधर से बाहर ना निकल जाए वापस और वहां पे स्टिकी फॉर्म में पड़ा रहे, ठीक है। और दूसरा इसका रीजन क्या था? ताकि जो भी उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है वो सारी फ्रक्टोज वही यूज करके पहले ही रिलीज होने से पहले ही सब कुछ यूज ना कर लें, एनर्जी यूज ना कर लें। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन होती है फिब्रिनोलाइसिन। ये जो फिब्रिनोलाइसिन है, लाइसिन मतलब टूटना, ठीक है, ये क्या करती है? ये डिसोल्व कर देती है उस क्लोट को, सेमेन के क्लोट को। कहाँ पे डिसोल्व करती है? क्या वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिसोल्व करती है? तो आंसर है नहीं, वो डिसोल्व करती है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर 15 से 30 मिनट बाद, आफ्टर इजेक्यूलेशन। इंसेमिनेशन के 15 से 30 मिनट बाद वो उसको डिसोल्व करना स्टार्ट करती है। कैसे ये एक्टिवेट होती है? तो जब ये वेजाइनल सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है तब ये एक्टिवेट होता है और ये काम करना शुरू करता है। क्या ये बात समझ आई? दूसरा, इट ऑल्सो कंटेन, इसके पास कैल्शियम भी होता है एंड फोस्फेट भी होते हैं। फोस्फेट और कैल्शियम क्या करेंगे?
ये स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म की एक्टिवेशन, स्पर्म की मूवमेंट और उसकी एक्टिवेशन का जिम्मा उठाते हैं। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ पर लास्ट जो आती है ग्लैंड, उसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अगर हम कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये होती है पेयर्ड। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी यूरेनोजेनाइटल डक्ट। यहाँ पे मैंने बनाया है ना, यूरेनोजेनाइटल डक्ट होगी है, क्योंकि इसको यूरेथ्रा भी बोल देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा। क्या बात समझ आई? ये क्या सिक्रीट करती है? ये भी एक स्लाइमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सिक्रीट करती है। और इस फ्लूइड का नाम क्या होता है? इस फ्लूइड का काम होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं? हमें पता है कि यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होता है मेल में, और वहीं से स्पर्म भी पास होते हैं। क्योंकि जब यूरिन पास होगा, यूरिन एसिडिक होता है, तो इसकी वजह से वो जो एरिया है वो एसिडिक बन जाता है। ये जो एरिया है ये एसिडिक बन गया, ठीक है। अगर ये एसिडिक बन गया तो ये स्पर्म को दिक्कत दे सकता है। तो इसके लिए जो बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये एल्कलाइन पीएच होता है इसका। तो जब इसकी सिक्रीशन रिलीज होती है तो इस पूरे को जो है ये क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है इसकी एसिडिटी को, ठीक है। तो क्योंकि इसकी पीएच 7.2 के आसपास है, तो इसका काम क्या होता है? ये काम होता है। क्या ये बात समझ आई है हमारे को? दूसरा, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, जब इंसेमिनेशन हो रही होती है तो ये पेनिस की लुब्रिकेशन भी करता है, इजी ट्रेवल के लिए पेनिस की लुब्रिकेशन भी करता है। क्या हमें ये बात समझ आई? तो ये थी 3 टाइप के सेसरी ग्लैंड। सबसे पहली कौन सी थी? सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टैट आई, फिर कॉपर्स ग्लैंड आई। इसके बाद हम जो सेमेन सेमेन बोल रहे हैं, ये होता क्या है? तो सेमेन जो होता है ये स्पर्म प्लस जो भी एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस थी, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा को मिलाकर बोलते हैं सेमेन। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड्स, जो ऊपर हमने अभी भी पढ़ी हैं, उन 3 ग्लैंड की सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या ये बात समझ आई? अगर हम देखें तो एक इजैकुलेशन में 3 से 4 ml तक सेमेन निकलता है, एक इजैकुलेशन में। इजैकुलेशन मतलब क्या होता है? जब हम इंसेमिनेशन करते हैं तो जब ये सेमेन रिलीज होता है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वो उसको बोलते हैं इजैकुलेशन, और उसकी वॉल्यूम क्या होती है? पर इजैकुलेशन 3 to 4 ml, ठीक है। अगर हम पीएच देखें तो अभी तक हमने देखा है कैसा होगा? स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। तो कुछ इसका ये पीएच होता है। क्या ये बात समझ आई? तो ये हमारा था पूरा सेमेन के बारे में। दूसरी अगर हम बात करें, लास्ट जो इसका आज के लिए लास्ट टॉपिक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। जो मेल है उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोला जाता है पीनस। ये होता है एक तरह से कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। अगर हम देखें तो जो पीनस है, इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो एंड पार्ट होता है, इस तरह समझो, जो एब्डोमेन के पास है वो वाला पार्ट नहीं, जो एंड एंड पार्ट है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है। स्वोलन बोल दो, बल्जिंग बोल दो, और इस स्वोलन पार्ट को बोला जाता है ग्लैंस पेनिस। और ये जो ग्लैंस पेनिस है, इसको कवर करता है कौन? तो फोरस्किन। एक बार लिख लेते हैं फिर समझेंगे। जिसको बोलते हैं फोरस्किन, कोल्ड फोरस्किन या फिर रिप्यूस। अब समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, तो यहाँ पर ये पीनस में एंटर करती है यूरेथ्रा। तो पीनस का जो एंड पार्ट है, ये वाला पार्ट है, पीनस का जो एंड पार्ट है, ये थोड़ा सा स्वोलन होता है इस तरह से। रेस्ट ऑफ द पार्ट से ये थोड़ा स्वोलन होता है, और इस स्वोलन पार्ट को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये जो स्वोलन पार्ट होता है, ये कवर्ड होता है लूज स्किन फोल्ड से। लूज स्किन फोल्ड से मतलब कि जैसे हमारे हाथ की जो स्किन है वो बिल्कुल टाइट है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जो ओल्ड एज होता है उनमें हाथ की जो स्किन होती है वो भी लूज हो जाती है, ठीक है, इस तरह से
ऐसी हो जाती है देखने से। वैसे ही जो ग्लैंस पेनिस है वो भी कवर्ड होता है लूज स्किन फोल्ड से। उसका मतलब है वहां पर एक्स्ट्रा स्किन होती है, इसलिए वो लूज स्किन फोल्ड बोला गया है। उसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। क्या ये बात समझ आई? दूसरी बात अगर हम देखें इसमें, तो इसके पास प्रेजेंट होते हैं, जो पेनिस है वो इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है, ठीक है, जो कि ब्लड फ्लो के वजह से इरेक्ट हो जाते हैं और इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो ये था हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम नेक्स्ट सेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही एक वीक में 2 11th के और 2 12th के टॉपिक पढ़ा करेंगे और नीट की प्रिपरेशन किया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।